अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी बात करेंगे ज़रा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे और अभी आजकल के रिलेशंस के अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हमने हिस्ट्री में पढ़ा और क्या हमने देखा या बड़ों से सुना कि 1947 से लेकर और अभी तक की रिलेशंस में कहाँ कहाँ पे ये सुनने में आया या देखने में आया कि कहीं ना कहीं रिलेशंस बेहतर होने लगे, लेकिन फिर दोबारा से हम उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। तो इस तरह का कहाँ कहाँ पे हुआ और उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम वॉर के ऊपर बात करेंगे कि कहना तो बहुत आसान है, हमारे यहाँ से भी कह दिया जाता है और भारत से भी कि जी जंग हो जानी चाहिए और वो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या होते रहे हैं, जो पहले भी जंगें होती रही हैं उनका क्या फायदा हुआ हमें या क्या नुकसान हुआ दोनों दोनों मुल्क को, और इसके अलावा बाकी दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें जी ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। जय हिंद। हम जय हिंद। सुनते थैंक ही यू वेरी रहते हैं। मच। और सबसे बढ़कर ये कि जब भी मैंने सर को देखा है टॉक शोज में, डिबेट्स में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और सबसे बढ़ के बहुत अच्छे इंसान है। मुझे तो सर मैं सोच रही थी कि अगर जैसे आप वॉर में जाते होंगे ऑब्वियसली, आपने मुझे बताया कि कारगिल वॉर में शायद आप थे, तो सर आप तो इतने नाइस है, आप क्या करते होंगे उधर से दूसरा फौजी आया दूसरी कंट्री का तो आप कहते होंगे कि या पाकिस्तान का, तो कैसे आप अटैक करते होंगे? आप तो कहते होंगे चले जाओ भाई, निकल जाओ यहाँ से, क्या होता होगा? वेरी गुड, ये आपका बड़ा जायज सवाल है और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इसको आंसर करने को मिल रहा है। थैंक इससे पहले मैं आप सभी लोगों को जय हिंद बोलता हूँ। आप लोग सब ठीक रहें, अच्छे रहें, अच्छे मिजाज में रहें, दोस्ती के मिजाज में रहें, अमन से रहें। कोविड किसी को ना हो, आपके यू। तरफ भी हमारे तरफ भी। जहां तक आपने सवाल किया कि मैं फौजी होने के बावजूद कैसे अपने सो कॉल्ड दुश्मन, हालांकि मैंने कभी दुश्मन को दुश्मन नहीं बोला, बट फिर भी सो कॉल्ड दुश्मन को हमने कैसे टैकल किया। देखिए, इसमें मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं गनर ऑफिसर हूँ, आर्टिलरी ऑफिसर हूँ। तो मेरे लिए सबसे आसान होता है कि मुझे सिर्फ गोले दागने हैं इस साइड से दूसरे साइड। और इसका जो सबसे फायदेमंद बात है कि जब जज्बा चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ हर गोले के ऊपर मेरा नाम लिख दीजिए जो ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है कि यस, मैंने वो गोला दूसरी तरफ भेजा जिस पर मेरा नाम था, और अगर उसने किसी को दुश्मन के इलाके में चोट पहुंचाई तो वो मैंने पहुंचाई। हालांकि अगर इसको मैं ज्यादा अच्छे से इवेलुएट करूं, क्योंकि आपने मुझे दिया है, अभी अभी आपने बोला फॉर 1947 से अब तक, मुझे बताइए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस है, चाहे वो, किसको क्या मिल गया? लड़ाई लड़के आपको मिला क्या? सही। मैं मैं एक मिनट के लिए बोलता हूँ, चलो जीते वाली साइड को भी ले लेता हूँ और हारे वाली साइड को भी ले लेता हूँ। ये हालांकि अपना अपना सिर्फ बोलने का तरीका है, जीता या हारा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारे जो सोच हैं वो बड़ी एग्रेसिव हैं। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए बांग्लादेश के लिए ले लूं, मुझे आप एक बात बता दीजिए, पाकिस्तान और इंडिया को क्या मिला? क्या आज की तारीख में बांग्लादेश अपने देश से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम इंडिया को भेज रहा है कि चलिए जी आपने हमें आजाद किया कहने के लिए? सही। या या वो पाकिस्तान की तरफ कुछ हेट्रेड दिखा रहा है? वो भी नहीं हो रहा। आज की तारीख में बांग्लादेश हमारे पूरे इलाके में अकेला ऐसा देश है जो सिर्फ अपना ध्यान प्रगति की तरफ लगा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और अगर मेरा बेटा जाता है ढाका और वो बताता है जिस तरीके से वो सिटी नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और बढ़िया है,
मतलब उसका कहना है कि देखते बनता है कि जन्नत कहाँ है। सही। बट मेरा मेरा जो सोच है लड़ाई के बारे में वो ये है, और ये मेरा ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का है, वर्ल्ड में पुराने समय से चला आ रहा है, दसियों हजारों साल पहले से चला आ रहा है। फौज रखता क्यों था कोई आदमी? फौज इसलिए रखी जाती थी कि लड़ाई ना हो। सही। आरजू के पास भी एक फौज है, कर्नल शैलेंद्र के साथ पास भी एक फौज है। मैं देखता हूँ आरजू के जो फौजी लोग हैं वो बड़े लंबे चौड़े तगड़े पठान हैं। अगर मेरा हाथापाई पर बात आ गई तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फौजियों को गन दे देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ। तो आरजू सोचने लगती है कि अरे भाई ये तो दूर से ही मुझे फौज रखते क्यों थे हम? फौज रखी जाती थी लड़ाई ना होने के लिए। ना होने के लिए, बिल्कुल। और आज की तारीख में भी ये जितने सुपर पावर अपने आप को क्लेम कर ले, ये कोई आपके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा। मैं आपके प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स में बोलता हूं कि देखिए, आज अगर आप कहते हैं कि हम लोग इंडियंस, इंडिया जो है वो यूएस की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, हम कहते थे पहले यूएस की तरफ इंक्लाइंड है यूएस। हमारा को ऐसा लगता था कि वो जब भी देखो पाकिस्तान का साथ देता है। एक्चुअली रिजल्ट क्या निकला पिछले 50 साल में, कि हर वो देश जो आपकी तरफ, हमारी तरफ या किसी की भी तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। बिल्कुल उसे अपने हथियार बेचने हैं, उसे अपने हथियार एक्सपेरिमेंट करने हैं। इराक में स्कड मिसाइल एक्सपेरिमेंट हुई, यूएस की स्कड मिसाइल दनादन बिकी, लोग पागल हो गए स्कड मिसाइल के पीछे। स्टार वॉर प्रोग्राम था, उसको देखते देखते आज की तारीख में रशिया ने क्या कर दिया, रशिया ने S-500 निकाल दिया, भाई स्पेस मिसाइल प्रोग्राम उनका। तो हो क्या रहा है कि ये जो बड़े देश हैं, सो कॉल्ड बड़े देश, सही, ये आपको, मुझे और हर छोटे देश को एक एक आग में हवा दे रहे हैं, जिससे कि हम मिसगाइडेड ही रहें, हम एक दूसरे का सिर फोड़ते रहें, हम अपना पैसा इन्हीं चीजों पर बर्बाद करें, और इनसे जो टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल एड्स है, जो सुपर वेपन्स हैं, वो हम इनसे लेते रहें और हम इनके कंट्रोल में रहें। क्योंकि किसी भी छोटे देश का देख लीजिए, जो बिजनेस इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो हमेशा इन्हीं लोगों के फेवर में है। यहां पर हम गलत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी हो। मेरा सोच है कि आप जरूर, अच्छा चलिए बढ़िया बात बता, दसियों बार हो गया कि पाकिस्तान ने भी बोला कि हम तो न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया ने बोला हम भी न्यूक्लियर स्टेट है। एक्चुअली सच बताइएगा कि कहां वो स्टेज आई कि यस, दोनों प्राइम मिनिस्टर अपना अपना बटन सामने रख के बैठ गए कि मैं दबाने वाला हूं? नहीं आती ऐसी स्टेज, बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन भी आपने बनाए थे एज अ डेटरेंस, एक वो भी दूसरे को डराने चाहे की। जैसे आप एक बात बताइए, आज की पिछले 3 महीने से चाइना के साथ इंडिया का तकरार चल रहा है, काफी गर्मागर्मी चल रही है, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े शब्द एक्सचेंज किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर बात क्यों नहीं आ रही? नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि ये जो एकदम से बोलने का जो जज्बा है, ये अनफॉर्चुनेटली, मेरा वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे पहले छींक मारी नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब सामने आ गया, क्या हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उसमें भी चाहे वो आपका देश है चाहे मेरा देश है, किसी का भी है, गलती क्या कर दे जी, मेरे पास तो 100 kg का भी बम है और 100 ग्राम का भी बम है। सर, तो इंडिया बोलता कि लंबा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज में कहना यही चाहिए कि पाकिस्तान ऑब्वियसली भारत से ही बना है ना निकल के, तो एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसे जज्बात है, एक जैसे इमोशनल लोग हैं, जो चाइनीज नहीं है। वो दिमाग से सोचते हैं, हम दिल से सोचते हैं। देखिए, इसी चीज को आज आप जैसे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, नई नस्ल में जो बड़े हो रहे हैं, ये ठीक करेंगे। मेरे जैसा ओल्ड मैन ठीक नहीं कर पाएगा, नहीं मेरे बच्चे शायद। जी जी, नहीं सर, एक चीज और है, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, एक चीज और है। पहले लोगों में टॉलरेंस थी, बहुत ज्यादा टॉलरेंस थी। मैं देखती थी, बात कर रहे होते थे घर में भी मेरे, बिकॉज माय फादर वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट,
तो जर्नलिस्ट आए होते थे और बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट बात कर रहे होते थे। कभी नहीं देखा कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया हो, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। वो चीज अब नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, पिछले 2-3 दिन से मतलब लोगों में इतना, जो आम पब्लिक है हमारी, वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती अगर आप उनके मिजाज से थोड़ा सा हटके बात करते हैं कि नहीं पीस होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो भी बात करता है ना, तो वो लोग उस चीज को नहीं बोलने देते, नहीं एक्सेप्ट करते। मुझे आप यकीन करें, 3-4 दिन हो गए नॉन स्टॉप मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि मुझे मुसलसल थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ट्विटर पे कह रहे हैं कि जी 10 गोलियां मार देंगे, ये कर देंगे। तो ये चीज पहले नहीं थी सर, अब क्यों हमारा टॉलरेंस खत्म हो गया? देखिए, बढ़िया बात आपने जो बोला, ये मेरे साथ भी हो रहा है बाय द वे। मेरे जो पुराने कमांडिंग ऑफिसर थे दो, उन दोनों ने मुझे मैसेज भेजा है, क्योंकि मैंने आपका एक प्रोग्राम या किसी और का प्रोग्राम अपने रेजिमेंट के ग्रुप में शेयर किया, ठीक। और उसको देखने के बाद वहां से 2-3 जो मोटे मोटे कमेंट आए, तो ये क्या भीख मांगता रहता है आरजू से? कौन सी ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है कि चीमा, कमर चीमा के आगे तू हाथ जोड़ रहा है? मैंने कहा सर, हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं गिर गया। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि पाकिस्तान में किस तरह की भी जो नफरत है उसे हटाने में आप और मैं काम करें और मदद करें। तो इसमें हाथ क्या जोड़ दिए मैंने? मैं बिल्कुल। अभी भी जोड़, लेकिन उनका हाँ। कहना है नहीं, तू तो भीख मांग रहा था, मुझे तेरे प्रोग्राम देखने ही नहीं है, तू ना देश के नाम पर कलंक है, तू फौज के नाम पर कलंक है। मैंने कहा सर, ये वो वाली बात है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, ये जैसे आपने जर्नलिज्म बोला, अगर आज की तारीख में, मैं सोचता हूं, भगवान करे गलत हो जाए, सबसे बड़ा कल्प्रिट आजकल जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म है, जो देशों को आपस में जुड़ने नहीं दे रहा। वो जो आप, मेरा पहले ब्लेम होता था कि पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि उनको लोगों को गुमराह करने से ही उनकी सीट सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि अगर कल कोई भी पॉलिटिशियन ये बोलना शुरू कर दे बाई चांस कि हमें तो पाकिस्तान से या चाइना से दोस्ती करनी चाहिए, वो इलेक्शन हार जाएगा। पहली बात, जर्नलिज्म उसे और ज्यादा हरा देगी, उसको बार बार दिखाकर कि ये देखिए, ये फला फला पार्टी के हैं और इनकी ये सोच है देश की। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत को जिंदा रखने का चांस देने का किसी को हक ही नहीं है। आप एक बात बताइए, चलिए 1 मिनट को मैंने मान लिया कि पाकिस्तान, मैं बड़ी मुश्किल से ये वर्ड इस्तेमाल कर पाता हूं कि चलिए पाकिस्तान हमारा जानी दुश्मन है, जैसा लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूं, आप एक बात बताइए, बना कैसे? ये जो जानी दुश्मन है, ये बना कैसे? तेरे घर वालों को आके मारा था क्या? भाई, जो तुम पॉलिटिशियंस बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, तुम्हारे तो खानदान में कोई फौजी नहीं था। सही। भाई, आपको लॉस हुआ क्या है? बिल्कुल। आज की तारीख में 85 पॉलिटिशियंस हैं जो शायद देश को गुमराह करने के लिए ये बोल रहे हैं कि जी चाइना ने हमारा ये लूट लिया, हमारा वो पाट लिया, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया। भाई साहब, मुझे ये बता दीजिए, आपको ये खबर मिल कहां से रही? बाय द वे, मैंने लाइव प्रोग्राम में किसी को पूछा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 13620 गलवान के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ऊपर है या नीचे है? और मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा है, पता है क्यों? क्योंकि 13620 गलवान वैली में है ही नहीं। सही। मतलब जिस आदमी को यही नहीं पता, हाँ बिल्कुल, और वो बन रहा है मेरा देश का रक्षक, कि नहीं जी, हमारा देश, हमारे टेरिटरी। वो तुझे टेरिटरी के बारे में पता क्या है? भाई साहब, फिंगर 4 और 8 के बीच में जो दूरी है, वो हम लोगों ने तुझे बताई है कितनी है। बिल्कुल। और अगर तू इतना एक्सपर्ट है लड़ाई का, ग्राउंड रियलिटीज का, देशों में लड़ाइयां क्यों होती हैं या क्यों होनी चाहिए या नहीं, तो भाई साहब आप आगे आइए ना। अब वो तो बताएंगे नहीं। सो हो क्या रहा है कि ये जो लड़ाई का जो माहौल है, ठीक है,
चाहे वो पाकिस्तान ने कहीं गलती करी, चाहे हिंदुस्तान ने गलती करी, किसने गलती करी, वो ब्लेम गेम चलता रहेगा। आज ही मैं आपके किसी प्रोग्राम में था पाकिस्तान के, और मैंने उसमें भी यही कहा। मुझे आप उनका प्रोफेसर साहब का कहना था कि सॉल्यूशन क्या है। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप और मुझे ये पहले मानना पड़ेगा कि 80% हम लोग आपस में सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। 80%। वो जो 20% हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, अगर चल रही है तो, हालांकि वो उससे कम होनी चाहिए, वो जो 20% है उसमें से 10% प्रॉब्लम इसलिए चल रही है कि इंडिया सोचता है टेररिज्म में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान सोचता है कि नहीं जी हमारे यहाँ आप इन्वॉल्व। 10%। जो बाकी 10% है वो सिर्फ पीओके ऑब्लिजियन के ऊपर है। तो मैं कहता हूं इस 80 को 100 तक ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है, गलत है या सही नहीं पता मुझे, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ना करने से कुछ तो करें। 80 से इसे 90 पर ले जाइए, जेएन के इशू को फ्रीज कर दीजिए। सही। क्योंकि पिछले 70 साल में तो आप ढूंढ नहीं पाए इसका सॉल्यूशन। भाई देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया, हम बिल्कुल पता नहीं कितने सालों से बोल रहे पीओके हमारा, हम लेके रहेंगे। 70 साल तो हो गए। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, हम लेकर रहेंगे। अक्साई चीन हमारा है, हम लेकर रहेंगे। 70 साल तो हो गए भाई। हम भी जम्मू कश्मीर को कहते रहते हैं। मैं भी यही, मैं आपकी तरफ से भी बिल्कुल यही बोलना चाह रहा हूँ। सो मेरा सोच है, देखिए गलत है या सही इसको हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, ये देश को इवेलुएट करना है। लेकिन देश के पास एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान करे आप वहां की प्राइम मिनिस्टर बने और कहीं याद आ जाए आपको ये बात कि भाई ये कर्नल साहब ने ऐसा कहा था, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हम काम कर सकते कि हम ये जो 10% की प्रोग्रेस है वो जेएन के इशू को अगर सिर्फ फ्रीज कर दें तो काफी कुछ बात बन जाएगी। अब बचा बाकी का 10%। अगर आप ये नहीं कर पाते, मैं कह रहा हूं टेररिज्म को फ्रीज कर दें। क्योंकि सच बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी पब्लिक फोरम में, ओपन फोरम्स में कहा है कि हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं। हमारे 40,000 लोग मरे, 70,000 लोग मरे, लाख लोग मरे, जो भी मरे, लेकिन मरे, नुकसान हुआ, इंडिया को भी नुकसान हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे इतने सैनिकों की शहादत हो गई, सिविलियंस इतने सारे अफेक्ट हो गए, फैमिलीज टूट गई, वगैरह वगैरह। तो मुझे आप एक बात बता दीजिए, चाहे आपने मेरे यहाँ टेररिज्म किया या आपको लगता है मैंने आपके यहाँ कोई बढ़ावा दिया, क्यों नहीं इसे फ्रीज किया जा सकता? जब दोनों को पता है कि दोनों अफेक्टेड हैं और फिर भी दोनों के दोनों लगे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों देश के लोग इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर इसमें हमारे जो लोग हैं, मेरा ख्याल है उनमें भी जो है वो नेगेटिविटी ज्यादा है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, मैं बगैर किसी का नाम लिए बताऊंगी कि मुझे एक साहब ने क्योंकि मुझे आज तक किसी ने फोन करके ये नहीं कहा कि मैंने इंडियन चैनल पे अच्छा बोला है, ये एक अलग बात है। किसी ने कभी नहीं कहा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे या मैंने किसी इंडियन चैनल पे अगर कोई ऐसी बात की है कि पीस होना चाहिए दोनों कंट्रीज को आराम, उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन मुझे फोन करके ये जरूर कहा कि आप जो है ना वो इंडियन आर्मी के खिलाफ ट्वीट्स लगाया करें, ठीक है। और ये कोई मैं एस्टेब्लिशमेंट वालों की बात नहीं कर रही कि सब लोग समझे, आम से कोई है, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं किसी भी आर्मी के बारे में कुछ नहीं लगाती, ना अपनी आर्मी को ना ही किसी और कंट्री की आर्मी को, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना घर बार छोड़ के और सब कुछ हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, चाहे वो इंडियन सोल्जर है, वो भी उसकी भी वही पोजीशन है कि वो अपना घर छोड़ के बॉर्डर पे एलओसी पे खड़ा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ से तो मैंने कहा मैं आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक आपका सॉफ्टवेयर ही गलत लगा हुआ है आपको, वो ये कह के उन्होंने मुझे फोन बंद कर दिया। तो मैं ये देख रही थी कि मतलब नेगेटिव चीज सिखाने के लिए सब बहुत तैयार है, लेकिन पॉजिटिव बात करने के लिए दोनों तरफ से कोई तैयार नहीं है। आरजू जी, आज मेरे से लिखवा लीजिए, भगवान करे आपका और मेरा ये रिकॉर्डिंग आज से 20 साल बाद भी कहीं किसी को देखने को मिले आपके जरिए। मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, शायद मेरे आगे क्वेश्चन मार्क है 20 साल का, लेकिन फिर भी
सर किसी के आगे क्वेश्चन मार के, आपको मैंने बताया ना, मुझे 4 दिन हो गए लगातार और 10 गोलियां, और ट्विटर पे सब हंस रहे, कह रहे इसको 10 से आगे गिनती नहीं आती। वो मुझे हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह पे लिख रहा है और कह रहे हैं कि जी हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो तो सर किसी का कोई पता नहीं होता, लेकिन इतना नेगेटिव क्यों हमारे लोग सोचते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। नेगेटिव नहीं सोचते, वो पॉजिटिविटी को बढ़ने नहीं दे रहे। वो नेगेटिव वाला मामला नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है। सच बताइए, अगर आज आरजू जी को कोई नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि आपने आज के बाद सारे प्रोग्राम एंटी इंडिया करने हैं, भाई साहब वो ये कभी नहीं बताएगा कि क्यों करने हैं। लेकिन उसे डर है, उसकी कमजोरी है कि वो अपनी नेगेटिविटी बढ़ा नहीं पाता पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों के सामने। ये जो आप जैसी कैटेगरी के बच्चे जो हैं, जो इस एक नई मुहिम को चला रहे हैं कि हम देखिए दोनों कंट्रीज बात नहीं कर रहे। मैं तो सुन सुन के कान पक गए। आप और मैं कर तो रहे हैं। बिल्कुल। कौन सा ऐसा चैनल है, देखा गर्मा गर्मी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उस चैनल की यूएसपी है, वो उसका एक अपना अंदाज है करने का, वो उसकी अपनी मर्जी है। मुझे आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता ऐसे कितने सारे लोग हैं, मैंने आपके साथ भी प्रोग्राम करते देखा है, जो अदरवाइज किसी चैनल पर बैठकर एक तरह से गाली गलौच भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके चैनल पर बैठ के बिल्कुल बढ़िया बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बड़े सारे एग्जाम्पल है। मत जाइए दूर, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि किसी का दूंगा तो शायद उसे बुरा लग जाएगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, जब बालाकोट से पहले जो प्रॉब्लम हुई थी, मैं आज कन्फेस करता हूं आपके सामने, मैंने इंडिया गेट पर खड़े होकर बोला था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं अभी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा देश मुझे बोलता है कि 40 लोग किसी भी और कंट्री के इंटरफेरेंस से अगर मेरे देश के लोगों को शहादत हुई है, तो भाई साहब ये मुझे बिल्कुल मंजूर है। या तो बोलो मत कि किसी दूसरी कंट्री की वजह से हुई है, लेकिन अगर बोला है आपने तो भाई साहब इसका बदला तो चाहिए मुझे। कितनी भी सेंसिबिलिटी लगा लीजिए। भाई मैं, आप एक बात बताइए, मैं तो अभी आपके प्रोग्राम पे थोड़ी देर पहले ही बोल रहा हूं कि जिस पॉलिटिशियन का फौज से शहादत से लेना ना देना, बिल्कुल, और वो बना हुआ है सक्सेना कि नहीं जी मुझे सब कुछ पता है, ये क्या तरीका है? पहली बात, हम बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि वो हमारी तरफ से बात कर रहा है। आप और बड़े बेवकूफ बन रहे हैं ये देख कर, देखो जी वो तो हमारे लिए बोल रहा है। किसने बोला वो आपके लिए बोल रहा है? वो तो बेवकूफ बना रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहा है, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज निकाल रहा है। उसको एक्चुअली पता ही नहीं कि PP10 किधर है और PP17 किधर है। उसने तो पढ़ लिया है, गलवान वैली पढ़ लिया है। भाई गलवान वैली मेरे हाथ से चली गई। भाई तेरे पास कौन सी ऐसी मशीन लगी थी जिससे तेरे को ज्यादा पिन पॉइंटेड पता है? मेरी पूरी की पूरी फौज जो वहां लगी हुई है उसे कुछ नहीं पता, वो वहां पर छोले भटूरे खा रही है। और हमारे यहाँ भी कोई पॉलिटिशियन, जितने पॉलिटिशियन है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई दामाद, कोई बेटा, कोई फौज में हो जो आगे बॉर्डर पे लड़ रहा हो। तो उनके लिए तो सर वही वाली बात है ना कि बहुत सारी चीजें दोनों गवर्नमेंट्स इसलिए करती हैं कि जिस चीज के लिए उनको चुना गया है कि वो लोगों को खाना दें, शेल्टर दें, उनको जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करें, वो कर नहीं पाते। तो पूरे वक्त बताएंगे हमें तो जी भारत से खतरा है, भारत कहेगा पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो यही चीज चलती रहती है। मैं तो बचपन से यही सुन रही हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और वो गुजर ही नहीं चुक रहा। वो जैसे कहते, मेरे बाद वाली जनरेशन भी शायद काफी बड़ी हो गई है, तो वो जो है हम वही एक जुमला है जो हमें बार बार बताया जाता है, और इस वजह से कुछ और किसी चीज पे काम नहीं हो रहा, एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा, हेल्थ पे काम नहीं हो रहा, किसी चीज पे काम नहीं हो रहा। जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज को अगर देखें तो वो कितने स्टैब्लिश है, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। मतलब कितने कितने बॉर्डर होते हैं उनके साथ, लेकिन उन्हें ये नहीं होता कि कोई इधर से आ जाएगा या कोई उधर से आ जाएगा। ये सिर्फ एशिया में ही क्यों है सर? देखिए ये एशिया का अपना एक कैरेक्टर है। मैं आपके एक बड़ी फेमस है डॉक्टर फिजा, उनके प्रोग्राम में था, और इसी तरह से जब मैं अच्छी बात करने की कोशिश कर रहा था तो उनका कहना था, क्योंकि उन्हें
सो कॉल्ड वो टीआरपी चाहिए होगी, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप मीडिया बिजनेस में हैं तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो उनका कहना था, अरे कर्नल साहब क्या बात कर रहे हैं, आपके तो अर्नब गोस्वामी जी के वो चैनल पर वो बोलते हैं कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और जबकि मैंने ऑब्जेक्शन पता है क्या किया था, मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि देखिए आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि बांग्लादेश या भूटान या श्रीलंका भीख मांग रहा है। क्यों भाई, क्यों भीख मांग रहा है? इकोनॉमिक एड मांग रहा है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, इकोनॉमिक असिस्टेंस मांग रहा है। आप भी तो मांगते हैं, मेरा देश भी तो मांगता है, यूएस नहीं मांगता। लेकिन ये वही वाली बात है कि अगर यूएस मांगे तो वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट देख रहा है, लेकिन आपने और अगर मैंने कर ली तो कटोरा बीच में आ गया पता नहीं कहां से। देखिए मैं मानता हूं कि कई बार चैनल पर इस तरह की बात बोलने से थोड़ी बात सेंसेशनल हो जाती है। मैंने उनको भी यही कहा कि किसने कह दिया आपको, एक्चुअली अगर देखा जाए कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, वो किस रेफरेंस में कहा गया वो समझिए कि ठीक है उस समय पाकिस्तान इकोनॉमिक एड ढूंढ रहा था, कुछ कंट्रीज नहीं दे रही थी, तो 2 से 3 कंट्री में चला गया, ये अलग बात है। लेकिन आप इसे भीख क्यों समझ रहे हैं? तो हम अगर भीख अगर समझा जाए तो कम से कम 10 साल तो मुझे ये सुनते हो गए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब गिरी अब गिरी अब गिरी अब गिरी, गिरी ही पड़ी। भाई साहब पेट्रोल का खर्चा आपके यहाँ अभी भी उतना ही चल रहा है, आपके यहाँ 500 रुपए का टमाटर आप अभी भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। भाई गिरी कब इकोनॉमी, मुझे तो ये नहीं दिख रही। क्योंकि अगर 500 रुपए का टमाटर आप खा पा रही हैं तो आपके पास पैसा है तभी तो खा रही हैं। हाँ बिल्कुल। आपके पास वो ड्राई फ्रूट्स है तभी तो आप बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली हमारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारा मैंने और प्रोग्राम में भी कहा, चाइना के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लग रहा है येस्टरडे नाइट, टुडे नाइट एंड टुमारो नाइट चाइना के कंटेनर्स हमारे पोर्ट्स के ऊपर लैंड नहीं होंगे? कल भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने वो जो पैसा चाइना में दे रखा है और उसका सामान अगर रास्ते में है तो मैं कैसे बोल दूं कि वो सामान नहीं आएगा? और अगर वो आ रहा है तो उसको क्या मैं एंटी नेशनल ले लूं? ये जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि यस, जोश में हो सकता है, मैं भी ये कई बार करता हूं और मैंने आज भी किया है कि भाई देखिए हमने तो अपनी फौज डिप्लॉय कर दी, चाइना को जो समझना है वो समझ ले, हम कोई मैसेज नहीं दे रहे, हम कोई कुछ नहीं बताने को। अब आप डिसाइड कर लीजिए, हम तो वही ग्राउंड पर आ गए, आपको लड़ाई चाहिए देख लेते हैं। किसी ने बोला कि भाई उनके पास बहुत बड़ी सेना है और उनके पास बहुत बड़े हथियार हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सारे के सारे हथियार ले आइए लद्दाख में, लेकर तो आइए, हम भी तो देखें आपके पास कहाँ है जगह रखने को। सो मोर इम्पोर्टेंट इज जो आपने टॉपिक चलाया कि लड़ाई, देखिए लड़ाई और फौज बड़ी अच्छी चीज है। मैं ये भी बता दूं आपको, जिसको अंग्रेजी में बड़ा स्टाइलिशली बोला जाता है, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ डिप्लोमेसी, सही, इट इज द थ्रेड। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे आरजू जी को डराना है तो वो जो पीछे खड़े हुए 5 बंदूकधारी हैं वो दिखाऊंगा, तभी तो आरजू जी को लगेगा कि हाँ जी ये धाकड़ आदमी है, और हाथ जोड़ के बात करूंगा कि आरजू जी देखिए प्लीज मजबूर मत करिए हमें लड़ाई के लिए, क्योंकि वो पीछे वाले दिख रहे हैं। सो दैट इज हाउ फौज वाज ऑलवेज, हमेशा फौज लड़ाई ना होने के लिए रखा करती थी, रखी जानी चाहिए। अब आप एक बात बताइए आगे जी। सर मैं आज एक इंडियन चैनल पे गई थी, तो वहां पे खैर वो मुझे चाह रहे थे कि मैं थोड़ा गुस्से में आ जाऊं, मैं थोड़ा उल्टा सीधा कुछ बोलूं, ठीक है। तो मैंने उनको जब 1-2 बार मेरी बारी आई है तो मैंने उनको बोला अपनी टर्न पे कि अगर भारत जो है वो इधर उधर के लड़ाई झगड़ों में ना पड़ा होता, और पाकिस्तान भी, तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब 2 सुपर पावर थी जिस जमाने में, अमेरिका और रशिया, तो दुनिया काफी बैलेंस्ड सुनने में आएगा, काफी बैलेंस्ड। जब एक ही सुपर पावर रह गई तो डिसबैलेंस हो गया वर्ल्ड। तो मैंने उनको कहा कि एक सेकंड सुपर पावर होनी चाहिए, उसके लिए अमेरिका चाइना से डरा हुआ है,
इस वजह से वो उसको आगे नहीं आने दे रहा। लेकिन इंडिया बन सकता था एशिया में सुपर पावर, क्योंकि इंडिया के पास हर वो चीज है जो एक सुपर पावर होने के लिए जरूरी है। सिर्फ वो इस बात का है कि वो अपना जो नेगेटिव थॉट है वो ना रखें और अपनी सोच को बदलें, और इस तरह से लड़ाई झगड़े ना हो तो इंडिया को आप नहीं हरा सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये मानना है। मैंने उनको कहा, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई मेरी बात। वो चाह रहे थे कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं, जो मेजोरिटी पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलते हैं, जो मैं नहीं बोलती। तो मुझे वो कहते नहीं, आप हमारी फिक्र नहीं करें। तो आप जब तक अपनी गलती को नहीं मानेंगे, हम अपनी गलती को पाकिस्तान नहीं समझेगा, भारत अपनी गलती नहीं समझेगा, हम ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे और इधर ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाएंगे, बाकी सब देखिए आगे निकल जाएंगे। देखिए सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आपको और मुझे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें सीखना पड़ेगा नए नए तरीके कि ये लोग जो हमारे को कमजोर समझते हैं, अगर हम पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं ना, तो ये कमजोरी समझी जाती है कि आप कमजोर हैं इसलिए। अरे क्या बात कर दी, कर्नल साहब फौज के कर्नल हैं और आरजू जी के आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये कमजोरी समझते हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहे कि शायद कर्नल साहब एक नई जनरेशन के बच्चे को एक नई दिशा दिखा रहा है कि हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये बच्चा ये बड़ा होकर और ज्यादा बड़ा होकर जिम्मेवार बने और चीजों को कम करे। जहां तक आपने बात करी कि हम सुपर पावर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जब तक दो सुपर पावर थी तो लोग उनके अम्ब्रेला के नीचे आ जाते थे कि जी हम भी सुपर पावर के नीचे, क्लियर कट, या तो हम यूएस के नीचे हैं या यूएसएसआर के नीचे, और वो आपको एक अम्ब्रेला दे देता था प्रोटेक्शन का कि चलिए जी कोई बात नहीं। जब से ये टूटा है तो होड़ लग गई सुपर पावर बनने की नहीं, पहले होड़ लगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि अब सबको दिखना शुरू। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा गया चाइना, कि जिसने अपने पिछले 30 साल में सारी चीजें, सारा दिमाग, सारी एनर्जी एक तरफ से हटाकर सिर्फ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और नॉमिनल सरप्राइजिंग शॉकिंग रिजल्ट ये निकला कि वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर ऐसा बना कि वो अच्छी अच्छी सुपर पावर उसके नीचे पड़ गई हाइट में। क्यों? क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस आ गया। सो इस वजह से ये जो सो कॉल्ड सुपर पावर वाला जो मामला है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, सुपर पावर बनने में कोई फायदा नहीं। सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा आपको घाटा ये है कि यस, आप बाकियों के ऊपर पैसा खर्चे, क्योंकि उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। सुपर पावर का पहले भी यही होता था कि सपोज कर लेते हैं दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक सुपर पावर अपना फ्रिगेट भेज देता था, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता था, सारी चीजें ठीक हो जाती थी, तो दोनों देशों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो भाई आप एक बात बताइए, आज की तारीख में दो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में है, पिछले 15-20 दिन में काफी कुछ सिचुएशन बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, इन एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई स्ट्राइक होने वाली है चाइना पर? मान लीजिए मेरी बात नहीं होने वाली, सही। नो यूएस पॉलिटिशियन कैन अफोर्ड द रिस्क कि वो एक जहाज उड़ाए और उसका अगर एक सैनिक मर गया, भाई साहब यूएस में इलेक्शन पे असर पड़ जाएगा। आप बता दीजिए हमको, अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस वापस क्यों चाहिए? इसीलिए तो चाहिए क्योंकि आपने एक अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था एज अ प्रेसिडेंट कि भाई मैं अपने सारे लोग वापस ला के दूंगा आप लोगों को, क्योंकि हमें डेड बॉडी बैग्स नहीं चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि उसने क्या किया कि पहले इंडिया को ऑफर किया कि चलिए जी आप आ जाइए अफगानिस्तान में। इंडिया ने अपनी जो भी सूझबूझ दिखाई, उसने बोला भाई देखिए हम तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि डेड बॉडी बैग्स हमें नहीं चाहिए और हमारे लिए एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला चलिए जी पाकिस्तान को फिर से एक बार ट्राई करते हैं, जबकि पिछले 10 साल से वो पाकिस्तान को एक तरह से इग्नोर कर रहा था। एक तरह से पाकिस्तान मीडिया में भी ये काफी चल रहा है कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल एलाई। क्यों फिर वापस उसी के पास क्यों गए? वापस आप एक बात बताइए, अगर इफ एट ऑल यूएस इज नॉट अ एलाई, गुड एलाई ऑफ पाकिस्तान,
तो वो सारे के सारे F-16 काम कैसे कर रहे हैं? लेकिन सर उनकी मेंटेनेंस का पैसा आज भी यूएस भेज रहा है ना, जबकि कहने के लिए है कि नहीं जी दे आर नॉट अ रिलायबल एलाय। तो ये सब जो सो कॉल्ड ये बड़ी कंट्रीज है ना, आप एक बात बताइए ना भाई, अगर आपको यूएस को पाकिस्तान पसंद नहीं आ रहा, अपने जहाज वापस करो, खत्म करो मामला। या आप उनकी मेंटेनेंस का पैसा क्यों दे रहे हो? आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस लगाए, क्यों कर रहे हो? नहीं सर, आपने नहीं महसूस किया कि अमेरिका ने जितनी भी अपनी जंगें लड़ी है, सबकी सब गल्फ में, अफगानिस्तान में इस तरफ आके लड़ी है। अपनी जमीन पे तो उसने कोई जंग नहीं लड़ी, और उनके यहाँ एक जान की भी कीमत है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ डेली लोग मरते हैं, कौन काउंट करता है? कोई भी नहीं पूछता, भी नहीं कोई। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसा हाल है, जान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई मर गया तो मर गया, हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे उनका एक आदमी सिर्फ अगर गलत तरीके से आप मार दें या मर जाए, वो पीछा नहीं छोड़ते। उनके यहाँ इंपॉर्टेंस है, जिंदगी की इंपॉर्टेंस है, जो हमारे यहाँ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक थोड़े दिन एक पॉलिश ऑयल कंपनी है इस्लामाबाद में, उनके साथ मैंने जॉब की। तो वहां पर वहां से पोलैंड से कुछ उनका डेलीगेशन आया, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। तो वो बताने लगे कि जी 2 साल पहले हमारा कोई पॉलिश यहाँ आया था, और यहाँ पे उन दिनों पाकिस्तान में काफी टेररिज्म होती थी। तो उसमें वो उसकी डेथ हो गई, पता नहीं उसको किसी ने गोली मार दी या क्या हुआ। तो मैंने उनको, क्योंकि अब एज अ जर्नलिस्ट आई एम वेरी आउटस्पोकन, समटाइम्स मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने उनको कहा इसलिए कि भाई हमारे यहाँ रोजाना लोग मरते हैं, कोई नोटिस नहीं करता। हम कुछ साल बाद एक फॉरेनर मार देते हैं, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है कि कैसे मार दिया। तो मैंने उनको कहा कि ये तो हमारे यहाँ जान की कीमत है। आपके यहाँ भी यही हाल है और हमारे यहाँ भी यही हाल है। वो वहां नहीं, अमेरिका की आप काउंट करके देख ले, चेक करके देख ले, एक सिंगल जंग अपने यहाँ नहीं लड़ते। हर गल्फ में लड़ेंगे, वहां उनको ऑयल चाहिए। अफगानिस्तान में जाके घुस गए, वहां का सब ऐसा तैसा कर दिया। लेकिन अपने यहाँ के लोगों को बहुत हिफाजत से लेके जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। ये हमारे यहाँ ये माइंडसेट क्यों नहीं है सर? हम क्यों इम्पोर्टेंस देते? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप 1947 के भी जो सो कॉल्ड लड़ाई को अब आप इवेलुएट करें, सही है या गलत है हम उसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे। कहा जाता है कि जी JNK वालों ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि जी हम आपके साथ नहीं मिल रहे। लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ भी किया तो वो इंडिया के साथ भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन वो कबाली बीच में आ गए, JNK में घुस गए, तो हरी सिंह जी ने बोला जी इंडिया मेरी मदद करो, नहीं तो ये मेरे देश को खा जाएंगे। इंडिया ने बोला ठीक है भाई हम मदद करते हैं। हमने माउंटबेटन को पूछा, माउंटबेटन बोलता नहीं जी आप जा ही नहीं सकते, जब तक वो आपका एक्सेशन नहीं करेंगे, आपकी तरफ मिलेंगे नहीं, आप अपनी फोर्स नहीं लगा सकते। मुझे आप एक बात बताइए भाई साहब, दोनों कंट्रीज आजाद हो रखे हैं, आज अपना अपना बन गए हैं, क्यों नहीं? अगर ये उस समय रोक दी गई हो तो एज अ इंडियन आज मैं कह रहा हूं कि हमारी ये स्टेज आनी नहीं थी। भाई POK कैसे बनता? भाई आप एक बात बताइए, ये उस यूके के एक पर्टिकुलर एक्शन ने हमारे बीच में एक ऐसी चीज बो दी कि नहीं जी आप जा ही नहीं सकते, आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते, आप आपको ये नहीं कर सकते, आप आपको अल्टीमेटली किया तो वही। अच्छा चलिए जी एक्सेशन हो गया, एक्सेशन हो गया, चलिए जी इंडियन ने फौज भेज दी, कबाली रोक दिए, ये हो गया वो हो गया। बॉटम लाइन रिजल्ट क्या रहा कि अभी भी वही POK या वही JNK दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट बन गया। और उसके मजे कौन ले गया? मजे ले गया यूके। कि भाई आप एक ये देखिए, ये प्रॉब्लम जब आती है जब दो देशों के बीच में, जब हम लोग दोनों के दोनों नए थे, हम लोग मैच्योर्ड नहीं थे, बन रहे थे, हम बच्चे थे, दोनों स्टेट्स, दोनों कंट्रीज, दोनों के दोनों कंट्रीज के बीच में एक इतनी बढ़िया चीज उगाई गई, एंड दैट वाज कॉल्ड एज नफरत। और बढ़िया रिजल्ट देखिए कि उसकी फसल आज तक कट रही है कि इंडिया पाकिस्तान से नफरत करे जाए, पाकिस्तान इंडिया से नफरत करे जाए, और दोनों डेवलप ना हो, दोनों ही डेवलप ना हो। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ उतना पैसा जो हम अपनी डिफेंस फोर्सेस में आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा, अगर वो ही बचा लें, मुझे लगता है अपनी गरीबी तो वैसे ही कम हो जाएगी। अच्छा चलिए इंडिया के पास तो फिर भी एक एक्सक्यूज है
कि चलिए जी हमारा तो एनिमी नंबर 1 चाइना है, जो हम इतने सालों से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें तो भाई फिर भी तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे आप एक बात बताइए, पाकिस्तान जिसको पता है कि इंडिया की पॉलिसी रही है पिछले 70 साल से कि हम अटैक नहीं करेंगे, जब ये पॉलिसी पता है तो क्या जरूरत है आप इतना इतना अपने को डिफेंड करने की कोशिश करें? करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एज अ कंट्री। सर आपकी वीडियो फ्रीज हुई है। सर आपकी वीडियो रुकी थी। और आ गया अब आ गया होगा। अच्छा सर, मुझे एक तो चीज और बताइए, जैसा जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, बहुत से लोग ऐसे थे जो वहां से यहाँ आए, ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे, ऐसा भी हुआ था, ठीक है ना। जैसे मैं कल ही जिक्र कर रही थी, क्योंकि मैं मूवीज देखती हूँ 40s 50s 60s की भी, तो बलराज साहनी साहब की मूवी थी काबली वाला। तो मैं बता रही थी, मैंने कहा कि वो पिंडी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी उसमें पश्तो एक्सेंट में डायलॉग्स थे उनके काबली वाला में कि लगता नहीं था कि ये पश्तो स्पीकिंग नहीं है। तो लेकिन सर अब क्या हुआ है कि जो लोग उधर से इधर इंडिया गए, उनको वहां अगर इंडिया में कोई बात होती है, कोई ऐसी बात हो जो वहां की गवर्नमेंट को पसंद ना आए, वहां के लोगों को पसंद आए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। और इसी तरह से पाकिस्तान में अगर कोई बात हो, सबसे बड़ी अभी रिसेंट एग्जांपल मैं हूं कि अगर मैंने ये कह दिया कि मेरी मदर दिल्ली से आई थी, मेरे फादर इलाहाबाद से आए थे, तो अब मुझे कहा जाता है कि वो जो जो कोई भी ट्विटर वगैरह पे बुरा भला कह रहे हो, तो कहते हैं वापस उधर ही चली जाओ, कि तुम क्यों मतलब फेवर में बात कर रही होती हो या कोई बात। तो ये माइंडसेट क्यों है हमारा? हम क्यों एक्सेप्ट नहीं, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते? अगर मैं कुछ चीज मेंशन करूंगी कि हमारे यहाँ गलत हुई है, तो कहेंगे कि उधर चली जाओ, तो बहुत हमदर्दी हो रही है। ऐसा क्यों है सर? मैंने आपको बोला ना, आपकी कमजोरी का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, ऐसे कई लोग जो हमारे भारत में आए, जो पाकिस्तान से आए, उनमें से कई लोग, और स्पेशली मुस्लिम्स का जो इंडिया में एक हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड जो डिफरेंस चल रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है कि मुस्लिम को शायद इंडिया रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट दे रहा है, ऐसा फैलाया जा रहा है बात को। जबकि सबको मालूम है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है उसको ये बिल्कुल बात क्लैरिटी से पता है कि ये बात सही नहीं है। हम भी यहाँ बोलते हैं, आपके कई सारे प्रोग्राम्स में बोल देते हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान में मुहाजिर्स को तो आपने ठीक से रखा नहीं, आप बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को ठीक से रखोगे, हिंदुओं की तो आपने पॉपुलेशन कम कर दी है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स बोलता है, ये है वो है। बट ये सारी चीजें सुनकर इवन मेरे जैसा जो न्यूट्रल आदमी है वो भी थोड़ा बायस्ड हो जाता है, क्योंकि जब मुझे बार बार कोई बोलता है कि देखिए जी वहां तो हमारी इतनी परसेंट थी और इतनी कम रह गई, और हमारे यहाँ इतनी कम परसेंट थी और इतनी बढ़ गई, तो हमारे यहाँ तो ये बढ़ती चली जा रही है, वहां घटती चली जा रही है। अभी आपको मालूम है थोड़ी दिन पहले वो टेम्पल का डिस्प्यूट हो गया आपके इस्लाम। भाई मुझे बात बताइए, क्या इंडिया के कहने से वो टेम्पल बन रहा था? बिल्कुल नहीं। नहीं। लेकिन अब हम बड़े जागरूक हो गए कि नहीं जी, वो टेम्पल बनना था और देखिए पाकिस्तान ने सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट कर दी। मतलब ये बात, आपने उस बनने के प्रपोजल पर, उस पर तो कहीं कोई काम किया नहीं। किसी एक व्यक्ति ने अपना एक जेस्चर दिखाने की कोशिश करी कि चलिए जी एक टेम्पल होना चाहिए कैपिटल सिटी के, बहुत बढ़िया बात। किसी का प्रपोजल है, अच्छा प्रपोजल है, बुरा प्रपोजल है, जैसा भी है वो प्रपोजल है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो प्रपोजल किसी वजह से डाउन हो जाता है तब तो हम खड़े हो गए, लेकिन हम में से कितने लोगों ने क्लैप करके बोला कि यस, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि ऐसी सोच हमारे यहाँ भी होनी चाहिए कि दिल्ली में एक और नई मस्जिद बनाई जाएगी। कौन बोलता है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आप जैसे लोग में भी, मेरे जैसे कुछ लोग जब बोलते हैं
तो उनके ऊपर एक तरह से अपने आप कर्ब आ जाता है। अब जैसे मेरे को किसी ने बोला कि कर्नल साहब क्या बात कर रहे हो, हमारी तो हिंदू पॉपुलेशन वहां कम हो गई और इंडिया में बढ़ गई, तो जाति किसके साथ हुई? तो मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं पता जाति किसके साथ हुई। क्योंकि भाई आप एक बात बताइए कि आपने वो पॉपुलेशन इंडिया की या हिंदूज की जो पाकिस्तान में है उसको बढ़ाने के लिए किया क्या? सही। कुछ किया होता तब तो मेरा बनता है आपका क्या, हाँ यार हमने किया भी, हमने इतने पैसे भी दिए, सब कुछ किया, लेकिन उनका यहाँ तो टेम्पल नहीं बना। भाई जब टेम्पल बनने की बारी आई कितना ऑफर आया कि तो अगर 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 कंट्रीब्यूशन तो देना नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट गिरने लगा, सब खड़े हो गए। ये क्या तरीका है? ये तरीका मैनिपुलेटेड तरीका हर जगह होते हैं सर, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं जो हमारे यहाँ निकले। असल बात ये है कि वो टेम्पल बनेगा और आप देखेंगे कि वो बन के तैयार हुआ है, लेकिन बात सारी यही है ना कि यहाँ पे इस तरह के लोग मौजूद हैं, और बल्कि दोनों कंट्रीज में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो चीजों को आगे बढ़ने नहीं देते। अब जैसे बार बार आपके यहाँ से कहा जाता है कि जी वो वही जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मेजोरिटी कम हो गई, उसमें मैंने कई जो सीनियर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो उस वक्त की थी जब पाकिस्तान बना था, उसके बाद बांग्लादेश बना, बहुत से लोग उधर चले गए, तो वो चीज है। लेकिन इसी तरह से जो है 71 वॉर के बारे में बहुत अभी तक ताने मारे जाते हैं, 71 वॉर में ये हो गया। अच्छा, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब से बात की, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ था, क्यों? वो कहने लगे कि हमारी फौज तादाद में कम थी, इंडिया के समझे कि जैसे 10 या 12 जो थे वो फौजी थे, तो हमारा एक फौजी था। तो कहते तो क्या करते, कमजोर थे, हमने हथियार डाल दिए, क्या मरने के लिए छोड़ देते सबको? बात उनकी लॉजिक थी कि आप एक के ऊपर 12 खड़े कर देंगे तो कैसे होगा। मैंने ये सवाल कई बार इंडियन मीडिया पे बात करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन कभी मेरी बात को रिप्लाई नहीं किया गया कभी वो, क्योंकि मैं कहती हूँ ठीक है हम मानते हैं हम हार गए थे, लेकिन आप वो रीजंस भी देखें, आप एक के ऊपर 12 खड़े कर देंगे तो बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं है ना कि हीरो आएगा और वो अकेला सबको मार देगा। तो फिर असल में हम एक दूसरे की कमजोरियां नहीं छोड़ते, हम वही पकड़ के बैठे रहते हैं। पाकिस्तान को कोई भारत की चीज मिलेगी, हम उसको यहाँ पे डोल पिटना शुरू कर देंगे, सेम यही वहां पर होता है। तो सर मैं मैं तो लास्ट कह रहा हूँ, ये पूछना मैं चाहूंगी तो कि आपको लगता है कि कहीं जाके ये सही होगा या ये कुछ सही नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल सही होगा, होना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि दुनिया दुनिया चल पड़ी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। हम्म, और अगर आपको पाकिस्तान में और मुझे मेरे हिंदुस्तान में उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है, उस पर चलना है, उसको आगे ले जाना है, उसको सपने को पूरा करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने डिफरेंसेस पीछे छोड़ने पड़ेंगे। अदरवाइज आप एक बात बता दीजिए, इंडिया को पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने का क्या जरूरत था? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बिल्कुल। देखिए मैं बिल्कुल नहीं, मैं उस पार्टी का बिल्कुल नहीं हूं जो ये कहे कि शायद हमने पाकिस्तान पर दया कर दी। इकोनॉमी में कोई दया नहीं होती, इट्स अ विन विन सिचुएशन। दो पैसे मैं आपके देश से कमा पाऊंगा, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, आप मेरे से दो पैसे कमा पाएंगी, आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे। बिल्कुल। बड़ी सिंपल बात अब है। ये आप जो देखिए सर, जब फिल्में चल रही थी इधर पाकिस्तान में भी इंडियन फिल्म्स आ रही थी, हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़े तादाद में लोग थे जिन्हें जॉब्स मिल गई थी, जो जिनका घर चलने लगा था। अब अपनी ईगो में, अपनी उसमें कि जी नहीं हम करने देंगे, उस चक्कर में इन्होंने फिल्में बंद कर दी। अब हमारे सिनेमास फिर ठंडे हो गए, हमारे यहाँ तो कोई खास फिल्में इतनी कोई खास बनती नहीं है। दूसरा, टीवी चैनल हम एक दूसरे के नहीं देखते, न्यूज चैनल। मेरे फादर जब थे तो वो कहते थे हम वाहिद कंट्री है जो ये नहीं सुनना चाहता हमारा दुश्मन कह क्या रहा है। तो हम एक दूसरे की न्यूज नहीं देखते, हम एक दूसरे को सुनते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास डिश लगी हुई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमने बैन किया हुआ है, आपने हमारे चैनल बैन किए हुए, हमने आपके किए हुए, हमें नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं। तो वो ये चीज भी, और एक जैसे लोग सर, एक जैसे दिखने में, एक जैसे खाने, एक जैसी ड्रेसिंग,
ऑलमोस्ट एक जैसे त्योहार, हर चीज हम एक दूसरे की समझते हैं। शायद कोई यूरोपियन हमें हम बेवकूफ बना ले, लेकिन हम एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना पाते, इसलिए कि हम एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है वो अमन से रहने को तैयार नहीं है। हम नफरत डाल रहे हैं, अपने बच्चों के दिलों में तक में नफरत डाल रहे हैं छोटे। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, डार्विन ने बड़ा अच्छा बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम्म। और दुनिया में एक और सेइंग है, लाइफ विल फाइंड इट्स ओन वे। आपने आपने एक दूसरे के टीवी चैनल बंद कर दिए, हमने सोशल चैनल शुरू कर लिए। बात तो आज भी हो रही है। बिल्कुल सही। सर्वाइवल यही है। हम्म। आप और क्या बंद करेंगे? चलिए, कल कहते हैं आप आरजू जी का चैनल बंद कर देंगे, आरजू जी एक और चैनल खोल लेंगी। हम्म। आरजू नहीं खोलेंगी, कोई और खोल लेगा। सही। हो क्या रहा है कि मेरा मेरा अपना सोच है कि ये जो हम देखिए, हम लोगों ने अपने लीडर्स तो जरूर बनाए, लेकिन कुछ समय बाद वो लीडर्स हमें चलाने लगे। जबकि नेचुरल ये होना चाहिए था कि लीडर हमारे हिसाब से चले। भाई, अगर मैंने लीडर चुना है पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो रोजगार के लिए, ये सारी चीजें छूट गई, लगे हुए हम कहीं और। भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि चलिए जी, ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान बात नहीं कर। मुझे एक बात बताइए, आरजू जी और मैं बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम दोनों एंटी नेशनल हैं? नहीं। सही। ये है देश के अंदर की सोच। और जी। जो कनेक्ट, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी दुनिया कहती है, जो कनेक्शन आपका बात करने में है, जो एक लैंग्वेज का जो कनेक्शन है, ये सबसे बड़ा कनेक्शन है। मैं बिल्कुल। आपको एक बार फिर से उदाहरण देता हूं। लंदन में, मैं नहीं गया हूं, मेरा कजन है, वो बताते हैं, जितना पीसफुली, जितना यारी दोस्ती के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग रहते हैं, शायद मेरे ख्याल लंदन वाले अपने आप नहीं रह पाते उतने अच्छा। बिल्कुल सही। इतना बढ़िया, उनका एक घर में रह रहे हैं, वहां रहने को तैयार है। यहां दुश्मनी है, चलिए कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं फौज, आपने फौज की बात करी है, भाई कहने के लिए एक दूसरे के खिलाफ होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में इंडियन फौज और पाकिस्तानी फौज जहां जहां साथ है, ऐसा क्यों होता है? पूछिएगा अपने यहां कि सभी पाकिस्तानी अफसर इंडियन अफसर मेस में क्यों आते हैं, और इंडियन आर्मी अफसर उन्हें अपने मेस में क्यों आने देते हैं? सही। भाई, अगर जानी दुश्मनी है तो ये क्या तरीका है? आप तो उस फौज में हैं जिसने एक दूसरे की तरफ गोली चला दी है। तो आपने अभी सवाल मेरे से शुरू में किया, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भाई, अगर आप जेएनके के बॉर्डर पर हैं तो या जानी दुश्मन हो गए, वहां यूनाइटेड नेशंस में है, दोनों मेस में इकट्ठे बैठ के आराम से शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब आप लंदन में, आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी हिंदू के साथ या इंडियन के साथ मिलकर सेटल करके 4 लोग इकट्ठा घर ले लेते हैं। चल यार, हमें तो यहाँ रहना है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपस में बातचीत कर पाते हैं। हो सकता है मेरी अंग्रेजी कमजोर हो, मैं इंग्लिश वाले से उतने अच्छे से बात ना कर पाऊं, इंग्लिश वाला भी उस आदमी को थोड़ा प्रेफरेंस देता है कि जिससे वो बातचीत कर पाए। अब वो चाहे पाकिस्तानी था या इंडियन, जो उसके पास पहले से रह रहा था, उसने कहा जी ये मेरे आएंगे, ये भी मेरे साथ रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। विन विन सिचुएशन है। तो देखिए, मैंने इसलिए पॉलिटिक्स को ब्लेम किया, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ब्लेम करता हूँ। मे बी आपके यहाँ, मेरा सोच है कि वो पॉलिटिक्स शायद आपकी आर्मी ने ज्यादा कर दी पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, क्योंकि पॉलिटिकल थोड़ा वीक पड़ गए। जो सो कॉल्ड आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, वो थोड़ा ट्रेडिशनल स्ट्रांग पड़ गए। कर कराकर बेसिकली जो भी कर रहा है वो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। और इस पॉलिटिक्स की डोर, मान लीजिए मेरी बात, हर उस आदमी के पास है जो पैसा ढूंढ रहा है, इकोनॉमिक गेन्स ढूंढ रहा है, और वो गेन्स उसको बाहर से आते हैं, इसलिए वो कर रहा है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि हमें कौन से देश से क्या खरीदना है, कोई और लॉबी करे। क्यों भैया, हम आपस में क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? और अगर एक्चुअली अगर देखा जाए, मेरे को लगता है
अगर कल हिंदुस्तान पाकिस्तान में सुलह हो जाती है, मेरे ख्याल आर्म्स इंडस्ट्री को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन पॉलिटिशियंस भी सर होने नहीं देंगे, उनकी भी तो दुकानें बंद हो जाएंगी सर, पॉलिटिशियंस की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। उसमें कौन कंट्रीज इन्वॉल्व है? यही कंट्रीज इन्वॉल्व है जो इस समय दिखाने के लिए कभी आपके तरफ है, कभी मेरी तरफ है, किसकी तरफ क्या है, किसकी तरफ क्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, हमने बड़ा क्लेम किया कि रशिया हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, बहुत बढ़िया बात है सर। रशिया ने पाकिस्तान को भी तो वेपन्स ऑफर करे कि भाई हमारे पास ये बिकने के लिए रेडी है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी ने मेरे से पूछा कि जी अब तो आपका रशिया भी साथ नहीं दे रहा। मैंने कहा किसने बोला साथ नहीं दे रहा? इट इज अ बिजनेस। उसके पास 100 जहाज हैं, हमने 25 खरीदे, 75 बचे हुए हैं, किसी ना किसी को बेचने हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का सुलह और इकट्ठा हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी, बहुत सारे घर, बहुत सारे चूल्हे यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली, चलिए इंडिया में हम एक एडवांटेज दिखा देते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट मार्केट अवेलेबल टू द वर्ल्ड, आई एग्री विद दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्म्स एमुनेशन सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, तो दोनों कंट्रीज अपनी जेब से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अपने अपने डेब्ट ट्रैप में पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी जेब से बहुत ज्यादा चीजों का डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। अब हम टेक्नोलॉजी के नाम पर बोल देते हैं कि चलिए जी हमारा ये जहाज आपके उससे बढ़िया है, अगले दिन पता चलता है उससे भी एक और बढ़िया जहाज है। हमने S400 रशिया का बेस्ट माना गया पूरे वर्ल्ड में, इसके आगे किसी का तोड़ नहीं था। भाई साहब उसने तो 2019 में S500 निकाल दिया। अब सडनली होने लगा कि वो तो स्टेट ऑफ आर्ट है। ये जो स्टेट ऑफ आर्ट है, आप एक बात बताइए, उसने 2019 में ही क्यों निकाला, 18 में क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 18 और 19 के बीच में S400 की डील इंडिया और रशिया के बीच में फाइनलाइज हुई थी। सर इसी तरीके से तो हम एक दूसरे के ऊपर ये भी नजर रखते हैं, जैसे अगर आपने कोई मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है तो पाकिस्तान को भी लाजमी करना है, तो पाकिस्तान ने कुछ कर लिया है तो इंडिया ने भी जरूर करना है 2-3 दिन के अंदर, या फिर उसका मजाक उड़ाना है। मैं आपको यहाँ पे एक एंड में बस छोटा सा एक अपना वाकया सुनाती हूँ, मुझे क्योंकि बहुत हंसी आती है उसमें। फर्स्ट टाइम में इंडियन टीवी से मुझे कॉल आया, रिपब्लिक टीवी से, और उनका शो था अर्नब गोस्वामी जी का। तो मैंने उनको हमेशा से यही सुना था कि मतलब बहुत शोर करते हैं ये वो, लेकिन खैर मेरे साथ तो हमेशा इज ऑलवेज वेरी नाइस। तो मैंने कोई खास उस वक्त टीवी भी देखा नहीं था, मैं ऐसे ही बस घर में घूम रही थी, उन्होंने फोन किया तो पहले तो मुझे हुआ कि पता नहीं जाऊं कि ना जाऊं, खैर मैं चली गई हिम्मत करके। तो उन्होंने वो उस दिन पाकिस्तान ने कोई मिसाइल का तजुर्बा किया था, तो वो शुरू हो गए जी ये दिवाली का पटाखा पाकिस्तान ने बनाया है। तो अब आई वाज लाइक, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर इतना दिवाली का पटाखा लग रहा है तो आप डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, मत करें डिस्कस, अगर इतना मामूली चीज है तो। आई जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू कि देखें किस तरह से हम एक दूसरे पे एक एक पल की नजर रखते हैं, और हमें बुरा लगता है चाहे हमने दिवाली का पटाखा ही क्यों ना बनाया हो, तो भारत को बुरा लगेगा। और ऐसे ही भारत ने कुछ बनाया हो, कुछ कोई तजुर्बा किया हो, यहाँ पे एक शोर मच जाता है। तो ये चीज तो मेरा ख्याल है कि चलती रहेगी, और थोड़ा इतनी जल्दी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन आई होप कि आपके जैसे लोग हैं और मेरे जैसे हैं, जब तक मैं मतलब हैं हम लोग, और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह की बातें जारी रखें, और शायद कोई सुन ले। और स्पेशली मीडिया, क्योंकि हमारा मीडिया भी बहुत मसाला लगाता है, और इंडियन मीडिया भी बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के, आप खुद जानते हैं, यू नो इट बेटर, कि किस तरह से बात होती है। तो सर थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू कि सर आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम दिया। आप हमेशा ऐसे रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।